हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। लास्ट टॉपिक हमने वैदिक पॉलिटी पढ़ा था, वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था या राज्य व्यवस्था। आज है वैदिक इकोनॉमी। तो देखते हैं कि वैदिक काल की इकोनॉमी में क्या है। वहाँ की उस समय की एग्रीकल्चर जो है वो है कृषि, पशुपालन है एनिमल हस्बेंड्री, घरेलू उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। इन चार टॉपिक को हम इसमें पढ़ेंगे कि वैदिक काल में ये लोगों का कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य किस प्रकार का था। तो वैदिक काल के लोगों की आजीविका के मुख्य साधन, जो इनकी इनकम के प्रमुख सोर्स, एग्रीकल्चर, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य था। चूँकि वैदिक सभ्यता ग्राम्य सभ्यता थी, अब हड़प्पा की सभ्यता शहरी सभ्यता थी और उसके बाद में ये वैदिक सभ्यता आती है, ये ग्रामीण सभ्यता। 2 नंबर के सवाल में पूछते हैं कि हड़प्पन सभ्यता किस प्रकार की थी, तो नगरीय सभ्यता थी। और ये भी 2 नंबर पूछते हैं वैदिक सभ्यता किस प्रकार की थी, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ग्राम्य सभ्यता थी। अतः गाँव की सभ्यता थी तो उसका आर्थिक जीवन भी कृषि और पशुपालन पर ही आधारित था। तो हम पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो भारत में अपने आगमन के काल से ही आर्यों ने वन्य प्रदेशों को साफ करके, जंगलों को साफ करके अपने गांवों को वहां पर बसाया, स्थापित किया, शुरू कर दिया। और गांवों की स्थापना जब गांव इन्होंने बसाए वैदिक आर्यों ने, तो ये ध्यान रखा कि गांव के आसपास जो है ऐसी ज़मीन हो जिसमें खेती की जा सके, खेत उपलब्ध हो, यानी बंजर ज़मीन ना हो, अनुपजाऊ ज़मीन नहीं हो, जिसपे ढंग की उपज हो सके। ऐसे जगह पे ही जो खेत हो, उपजाऊ खेत हो, ऐसी जगह पे गांव बनाएगी। और संपूर्ण गांव के मवेशियों के लिए पर्याप्त चारागाह भी उपलब्ध रहे, यानी ऐसी ज़मीन आसपास हो जहां पर गांव के पशु भी आसानी से उनको चारा मिलता रहे। उस युग में खेत किसान की व्यक्तिगत संपत्ति समझाते हैं, इनके राजा की संपत्ति नहीं थी, किसान की खुद की संपत्ति है। उन्हें राजा को उन खेतों को जो है राजा की संपत्ति नहीं माना जाता था। राजा खेतों की उपज में से कुछ हिस्सा लेता था कर के रूप में, उस कर को बलि बोलते हैं। परीक्षा में पूछ जाता है सवाल कि वैदिक कालीन कर को क्या बोलते हैं, तो बलि के रूप में वसूल किया जाता था। वो जो राजा जो है टैक्स वसूल करने का ही अधिकारी मात्र था, जमीन का मालिक नहीं था। हाँ, कुल कुल उपज का 1/6 भाग यानी लगभग 17.5% जो है ये बलि जो है जो राजा वसूलता था, कर वसूलता था। इसकी अदाई यानी कर देने का जो तरीका था वो किसान अन्न के रूप में देता था, मतलब टैक्स जो है वो अन्न के रूप में देता था, किसी धातु या किसी और रूप में, गाय या सोना चांदी इस तरह की मुद्रा उस रूप में नहीं था। अनाज ही जो है 1/6 भाग जो है राजा को देता था। राजा किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करने अथवा भूमि को छीनने का अधिकार नहीं रखता था। राजा के पास ये अधिकार नहीं थे कि वो किसी किसान की ज़मीन छीन ले या उससे ज़मीन से बेदखल कर दे। गांव के चारों ओर चारागाह होते थे, तो हर गांव, आज भी गांव के चारों ओर चारागाह होते हैं जहाँ पर गांव के लोगों के पशु चरते हैं। तो इन वैदिक आर्यों के गांव के चारों ओर भी चारागाह थे, जो संपूर्ण गांव की जो है सम्मिलित जो है वो संपत्ति समझाते हैं। गांव के चारों तरफ जो पशु चराने के लिए उस जो ज़मीन होती है वो गांव वालों की सबकी सम्मिलित जो है संपत्ति है, किसी कोई अकेला मालिक नहीं है, पूरी गांव की पंचायत जो है वो उसकी मालिक होती थी। गांव के सभी मवेशी, जो पशु है, मवेशी यानी पशु जो है इन चारागाहों पर चरते थे। अब ये वैदिक आर्य फसलें क्या उगाते थे, जो जिनको यऊ बोलते थे, धान यानी चावल, गेहूँ, ब्री, तिल, उड़द, मसूर, चना, ये फसलें जो ये उगाते थे। खेती में काम करने के लिए हल और बैल का उपयोग करते थे। हल लकड़ी का बना होता था, बैलों से जो हल को खींचा जाता था। और तत्कालीन विभिन्न ग्रंथों से हमें हल खींचने के उल्लेख मिलते हैं कि 6 बैल या 8 बैल या 12 बैल या 24 बैलों को उल्लेख मिलता है जो बड़े हलों को खींचते हैं। 24 बैल हैं तो इस बात से बड़ा हल है, 12 बैल हैं तो यानी थोड़ा छोटा है, 8 6 तो यानी उनसे छोटे हल है जिसको बैल खींच रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि हल काफ़ी बड़े और भारी होते होंगे। हल और बैल की सहायता से भूमि की जुताई कर बीज बोए जाते थे। जानवरों की गोबर खाद के लिए प्रयोग में आती थी, तो जो मवेशी हैं, पशु पाले जाते थे, उनकी खाद को ये गोबर के रूप में खेतों में जो है खाद के रूप में गोबर का प्रयोग करते थे। फसल के पकने के बाद उसे हसिया, जिसको दात्र बोलते हैं, उससे काट करके अलग अलग गट्ठों में यानी बंडल में बांध करके खलियान में लाया जाता था। खलियान जहाँ पर फसल काट करके इकट्ठा किया जाता धान को, है ना, वो खलियान में लाया जाता था। खलियान में उसे पीट करके उससे भूसा और अन्न जो मतलब जो चारा होता है उसको अलग करके, अनाज को अलग करके का काम जो है खलियान में होता था। आजकल की भांति वैदिक काल में भी कृषि जो है वर्षा पर निर्भर थी, तो अधिकतर
जो है बरसात पे ही निर्भर थी। वर्षा के लिए आर्य लोग देवी देवताओं की स्तुति करते रहते थे, यानी भगवान से प्रार्थना करते थे अच्छी फसल हो, इसके लिए अच्छी बरसात हो। इसके अलावा आर्यों ने कुओं के जल से सिंचाई करना भी सीख लिया, मतलब ये वैदिक आर्य कुएं खोद करके सिंचाई करने का तरीका भी सीख लिया था। अब यहाँ पर एक चक्कर के द्वारा कुएं से जल खींचा जाता था, यानी एक रेहट नाम का उपकरण और यंत्र होता उससे, और नालियों की सहायता से खेतों में पहुँचाया जाता। नदियों, तालाबों, झीलों और वर्षा ऋतु में किसी स्थान पर एकत्र हुए जल को नहरों की सहायता से खेतों तक पहुँचाया जाता था इस जल को। और इस प्रकार वैदिक आर्यों ने खेती का काम जो है काफ़ी उन्नति कर ली, खेती जो बहुत डेवलप तरीके से करना इन्होंने शुरू कर दी थी, और इस व्यवसाय को काफ़ी समृद्धि और प्रतिष्ठा का कारण बताया गया। तो ये मध्यकाल तक अंग्रेजों के तक जो है, अंग्रेजों के आने तक जो है ये इनकम का जो प्रमुख स्रोत एग्रीकल्चर ही रहा है हमारा। क्यों हम आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देशों की श्रेणी में आता है, तो कृषि जो है इनकम का प्रमुख सोर्स थी। तो ये खेती जो है लोगों की समृद्धि और प्रतिष्ठा का जो है कारण बनी हुई थी। दूसरे लेते हैं पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। तो कृषि के समान पशुपालन भी आर्यों का एक मुख्य व्यवसाय था। वैदिक युग में आर्य लोग क्या पशु पालते थे? गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, इन पशुओं का पालन करते थे। गाय का महत्व बहुत अधिक था। गाय का दूध जो है आर्यों के भोजन का मुख्य अंश था। बैल जो है खेत तथा माल ढोने के काम आते थे, तो गाय दूध के रूप में, बैल माल ढोने के रूप में काम आता था। दान पुण्य में भी गाय का प्रयोग होता था। जब ब्राह्मणों को किसी को दान देना था तो गाय का दान दिया जाता था। क्रय विक्रय अथवा लेन देन में गाय को विनिमय का माध्यम मानते थे, यानी खरीद फरोख्त करने समय या किसी वस्तु, जैसे आज हम पैसे द्वारा किसी चीज़ को बेचते या खरीदते हैं, तो उस समय बेचते और खरीदने में पैसा नहीं है, गाय का प्रयोग ये वैदिक आर्य कर रहे हैं। गाय के माध्यम से किसी चीज़ को खरीदना बेचना, ये माध्यम गाय है। दूध, मांस और खाल की दृष्टि से भैंस, भेड़, बकरी भी आवश्यक पशु समझते थे, पालतू पशु। तो दूध के हिसाब से, मांस के हिसाब से, खाल के हिसाब से भैंस, भेड़, बकरी का उपयोग था। घोड़ा जो है वो आर्यों का प्रिय पशु था। उसका सामरिक दृष्टि से महत्व था, युद्ध के लिए घोड़े का महत्व था। इसके अलावा वह सवारी के काम भी आता था। घोड़ा माल ढोने तथा रथों को खींचने के लिए भी घोड़े का उपयोग था। घुड़दौड़ जो है ये भी आर्यों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। ऊंट और ऊंट गाड़ी का भी उल्लेख मिलता है कि वैदिक लोग ऊंट और ऊंट गाड़ी से परिचित थे। इसके अलावा मतलब इनके पास ये सब उपलब्ध थे। इसके अलावा कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण आदि पशुओं को पालने का भी उल्लेख वैदिक आर्यों का मिलता है। साधारण लोगों से लेकर शासक वर्ग भी जो है पशुधन की कामना करता था, मतलब आम लोगों से लेकर राजा महाराजा भी ये ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उनके पास पशुधन हो। इसके लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करते थे, मतलब उनको पशुधन रहे, इसकी प्रार्थना ये आम लोग और राजा सभी करते थे। बड़े बड़े बाड़ों में पशुओं को रखा जाता था। तो जो बड़े बड़े बाड़े हैं, जिन जब पशुओं को रखने के स्थान, वहाँ पर इन पशुओं को रखा जाता था। उनके हर प्रकार की सुरक्षा जो पशुओं की जाती थी। तीसरा लेते हैं उद्योग धंधे। तो इस वैदिक आर्यों के उद्योग धंधे क्या थे? इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो वैदिक आर्यों का अपना समाज 3 वर्गों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग में विभाजित है। इन्हें तीनों उद्योग धंधे इन्हीं का काम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का। शूद्र का सिर्फ काम यही था कि वो तीनों वर्णों की सेवा करे। तो ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग का मुख्य कार्य यज्ञ करवाना, वेदों की ऋचाओं को कंठस्थ रखना, अध्ययन अध्यापन के द्वारा ऋचाएँ यानी मंत्रों को और ज्ञान की परंपरा को सुरक्षित रखना, यह ब्राह्मणों का काम था। और उन्हें पौरोहित्य में पर्याप्त दक्षिणा मिलती थी, यानी जो पंडित का वो काम करते थे ब्राह्मण, उस पंडित के काम में उनको जनता से, राजा से, सभी से पर्याप्त दक्षिणा उनको प्राप्त होती थी। ये उनका मुख्य कार्य था। दूसरा वर्ग क्षत्रियों का है। क्षत्रिय वर्ग जो है इनका मुख्य व्यवसाय युद्ध था, युद्ध ही इनका मुख्य काम था। वैश्य तीसरा जो व्यापारी वर्ग है, या तीसरा वर्ग जिसमें कृषि और पशुपालन कर सकते, खेती और पशुपालन वैश्य वर्ग कर रहा था, व्यापारी वर्ग कर रहा था, बढ़िया कर रहे थे। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे भी वो करते थे। शूद्र वर्ग जो है, जो दलित वर्ग है, वो सेवा कार्य संबंधित था। शूद्रों को छोड़ करके शेष तीनों वर्गों का काम वंशानुगत नहीं था, यानी शूद्रों को तो हमेशा के लिए सेवा करने के लिए रखा गया। बाकी तीनों वर्ग जो अपने कार्य बदल सकते थे परिस्थितियों के अनुसार। तो बाकी तीनों वर्ग वो एक दूसरे वर्ग का व्यवसाय अपना सकते थे, यानी क्षत्रिय जो है ब्राह्मणों का काम भी कर सकता था, और वैश्य का भी वैश्य क्षत्रियों का कर सकता था, ब्राह्मणों का ब्राह्मण भी क्षत्रिय वैश्य का काम कर सकता था, यानी एक दूसरे जरूरत के हिसाब से अपना कार्य बदल सकते थे। और शांति काल में जब युद्ध वगैरह नहीं हो तो तीनों ही वर्ग जो है वो कृषि और पशुपालन करते थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सभी
शांति के समय में कृषि और पशुपालन करते थे। युद्ध काल में ये तीनों ही वर्ग जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय से युद्ध में भाग लेते थे। सूदखोरी यानी ब्याज पे पैसा उधार देना, ये मुख्य काम जो वैश्य वर्ग का ही काम था, उनका ही ये वैश्य वर्ग काम करता था, पैसे उधार देके ब्याज वसूलना। वैदिक साहित्य में हमें अनेक प्रकार के तत्कालीन घरेलू व्यवसायों की जानकारी मिलती है। तो वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं उस समय की घरेलू व्यवसायों की। तो आर्य लोग धातु कला में निपुण थे, धातुओं के बनाने, धातु से चीज़ें बनाने में निपुण थे। वे लोग विभिन्न धातुओं को गलाने, उन्हें पीट कर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने में निपुण थे। उन्हें सोना, चांदी, अयस्क, लोहा, तांबा, टिन, सीसा आदि धातुओं का ज्ञान था। स्वर्णकार लोग सोने व चांदी के विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते थे। निष्क नामक लोकप्रिय आभूषण, देखो निष्क सोने का आभूषण है, जो ये इस समय विनिमय का एक माध्यम बना हुआ था। तो निष्क भी प्रसिद्ध है लोकप्रिय आभूषण जो वो भी सोने का बना होता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग भी इस धातु से परिचित थे। तो इन निष्क से परिचित है, सोने से परिचित है। कवच जो लोहे का बना होता था। शस्त्राण जिसको वर्तमान जैसे हम बोलते हैं हेलमेट, बाण, अस्त्र शस्त्र, औजार बनाने के लिए अयस्क नामक धातु का प्रयोग ये करते थे। लोहे का भी प्रयोग जो है होता था, क्योंकि आयरन एज, ये वैदिक काल जो है ना, जैसे पाषाण काल, ताम्र काल, कांस्य काल, तो ये आयरन एज है, वैदिक काल वाला आयरन एज है। तो लोहे की भी प्रयोग होता था। बड़े ही लोग लकड़ी के दरवाजे, बड़े मतलब सुथार जिसको हम जांगीर बोलते हैं, ये लकड़ी के दरवाजे, चारपहिया, सोफा, रथ, बैलगाड़ी, नौकाएं, हल आदि बनाने का काम जो है बड़े ही करते थे। वैदिक काल में वस्त्र उद्योग भी काफ़ी उन्नत था। वस्त्रों वाला काम भी उन्नत अवस्था में था। उस युग में लोग सूत काटना, कपड़ा बुनना जानते थे। कताई, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई का काम प्राय महिलाएं करती थी। वैदिक युग में सुंदर वस्त्र बनाए जाते थे और पहने जाते थे। उस युग में ऊन से सन, जिसको हम पटसन बोलते हैं, रेशम आदि के वस्त्र बनाए जाते थे। वस्त्रों के अलावा कंबल, शॉल, बोरे, चटाइयाँ आदि भी बनाई जाती थी। वानप्रस्थी जो जो हम 4 आश्रम पढ़ते हैं, गृहस्थ आश्रम है ना, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थी, फिर संन्यास आश्रम। तो इसमें बताया गया कि वानप्रस्थी और संन्यास जो आश्रम वाले जो व्यक्ति थे, वो चमड़े के वस्त्र पहनते थे। वैदिक काल में चमड़े का काम करने वाले चर्मकार का धंधा व्यापक रूप से प्रचलित था। चमड़े से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। और धनुष की प्रत्यंचा जो है वो चमड़े की थी। घोड़ों की लगाम, कोड़े जो होते, चर्म रज्जु, चमड़े की रस्सी, चमड़े के जूते, चमड़े के थैले आदि ये इस समय बनाए जाते थे। इस युग में कुम्हार का व्यवसाय भी काफ़ी उन्नत था। कुम्हार अपनी चाक की सहायता से मिट्टी के घड़े, प्याले, तस्तरियाँ, शिकोरे आदि वस्तुएं बनाता था। इस समय चिकित्सा का व्यवसाय भी काफ़ी उन्नत था। अथर्ववेद के अनुसार हमने पढ़ा था कि अथर्ववेद में रोग, बीमारी, ये सब के बारे में अथर्ववेद में लिखा गया। तो अथर्ववेद के अनुसार चिकित्सक विभिन्न रोगों का उपचार करते थे। जैसे से की बीमारी से बोलते हैं, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टीबी की बीमारी से, कोढ़, पागलपन, गठिया, नेत्र रोग, सिर पीड़ा, नासूर, फोड़ा, ज्वर आदि बीमारियों का और इसके इलाज का उल्लेख मिलता है। इलाज के लिए जड़ी बूटियों से औषधियाँ तैयार की जाती थी, ना जड़ी बूटियों से इलाज होता था। इन व्यवसायों के अलावा मल्ला यानी नाव चलाने वाला जो है, धोबी, रसोईया, दूत, ब्राह्मण, धावक, नाविक, ये मतलब आदि जो है काम करने वाले व्यवसाय का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी, गण, गणपति आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठी का मतलब होता है, इनका मतलब है कि व्यापारियों के यूनियन, जो कि कोई काम करने वाला यूनियन जो होता है, संगठन होता है, उसको तो श्रेष्ठी उसका मुख्य होता था। ये उसका उल्लेख मिलता है। इस आधार पर यह अनुमान विद्वानों ने लगाया है कि उत्तर वैदिक काल में व्यावसायिक संगठनों का विकास हो चुका था। यानी जो है, जैसे मान लो लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, उनकी यूनियन होगी, हैंडीक्राफ्ट है ना, हैंडीक्राफ्ट लकड़ी का यूनियन। तो इस प्रकार जो काम करने वाला है, टैक्सी, जैसे वर्तमान में टैक्सी यूनियन, बस यूनियन, ट्रक यूनियन होता है ना, वैसे ही इन व्यापारियों की यूनियन होती थी इन धंधों करने वाले। उसी के लिए श्रेष्ठी वर्ग का जो इनके लिए उस शब्द का प्रयोग हुआ है। ये व्यवसायिक संगठन अपने अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा और कार्यों की देखरेख करते थे, जैसे आज भी करते हैं ये यूनियन जो है। चौथा और अंतिम भाग इसका है व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड और कॉमर्स, है ना। तो वैदिक युग में विदेशी व्यापार तथा आंतरिक व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। विदेशों से व्यापार भी अच्छा चलता था और देश के अंदर भी व्यापार अच्छा चलता था। आर्य लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का प्रयोग करते थे, नौकाएं रखते थे पानी की, जिससे व्यापार करते थे।
वे लोग खुले समुद्रों में नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय कंपास या दिशा सूचक यंत्र इनके पास नहीं थे, इसलिए खुले समुद्र में जाने से डरते थे, कहीं पानी के अंदर गुम ना जाए और पानी में रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर मरा जाए, इसलिए जो है ये समुद्र के तटों के पास रहते थे, तो खुले समुद्र नहीं जाते थे। उनकी जल यात्राएं देश की नदियों तक या समुद्र के तटों तक सीमित हैं, समुद्र के अंदर इतने ही जाते थे जहाँ से तट दिखता रहे ना। संभवतः उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विदेशी व्यापार का विकास होता गया, यानी उत्तर वैदिक काल में आते आते इनका विदेशी व्यापार और बढ़ गया, और व्यापार के लिए इस युग में प्रारंभ में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था, यानी धातु द्वारा ही धातु का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब किसी से एक वस्तु ली, अपनी वस्तु दी, मतलब इसके लिए पैसा या कोई वस्तु विनिमय हो रहा है आपस में, जैसे किसी ने अनाज लिया, कपड़ा दिया, किसी ने सोना दिया, चांदी लिया, है ना, इस तरह से उनका व्यापार होता था। इस युग के प्रारंभ में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था, गाय को विनिमय का माध्यम बनाया गया, तो गाय का भी प्रयोग हो रहा है, गाय जो है विनिमय के रूप में इनका महत्व है। आर्य भी स्वर्ण निष्क के प्रेमी थे, यानी सोने के जो निष्क आभूषण है उसके प्रेमी थे, जो हार की भांति गले में धारण किया जाता है। अनुमानतः आर्यों ने इस स्वर्ण खंड से धातु के रूप में पुरोहित को पर्याप्त संख्या में जो है निष्क, जो जिसको मुद्रा का रूप दिया गया, उसका मुद्रा होने का प्रतीक था, यानी निष्क जो है आभूषण है, लेकिन इसका जो है मुद्रा के समान इसका प्रयोग हो रहा है लेन देन के रूप में। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उस युग में निष्क जो है, निष्क, करपल, स्वर्ण, शतमान, मास्क, ये कांसापण, ये अलग अलग मूल्य की मुद्राएं अथवा तोल की धातु कण थे, जिनके माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। तो बताया गया है कि एक तरह से कॉइन्स की तरह से सिक्के के रूप में या वस्तु के विनिमय के रूप में इनका प्रयोग होता था, निष्क, करपल, स्वर्ण, शतमान, मास्क का और कांसापण का। तो वैदिक युग में ऋण लेने व देने की प्रथा भी थी, यानी जो है कर्जा देने और लेने की रिवाज था, परंतु ऋण किन शर्तों पर और कितने ब्याज पर दिया जाता था इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। राज्य को कर, पशु और धान्य यानी अनाज दोनों, मतलब टैक्स जो है, मतलब इस समय वैदिक काल में टैक्स जो दिया जाता है वो पशु के रूप में भी दे सकते हैं और धान या अनाज के रूप में भी दिए जा सकते हैं। वैदिक युग में आंतरिक व्यापार काफ़ी उन्नत था, आंतरिक व्यापार जो देश के अंदर है वो काफ़ी फैला होता है। व्यापारियों को रास्ते में हिंसक पशुओं और डाकुओं का भय रहता था, तो व्यापारी वर्ग को डर है रास्ते में वैदिक युग में कि वो रास्ते में डाकुओं का, हिंसक पशुओं का जो भय बना रहता था, है ना। तो ये हमारा हुआ जो टॉपिक चल रहा था वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था वाला। तो वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के 4 भाग हैं, कृषि, पशुपालन, है ना, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। उसके बाद कल हम नेक्स्ट नया टॉपिक लेंगे, भारत में लोह युगीन सभ्य संस्कृति या आयरन एज, है ना, आयरन एज इन इंडिया। तो कल ये नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।